इसे नदी में ही फेंक देते हैं, जिससे पता लग जाएगा ये नदी कितनी जादुई है। और इसके बाद सभी लोग मिलकर रेखा को उठाकर उसे नदी में फेंक देते हैं। पर रेखा तो नदी में डूबती ही नहीं, बल्कि नदी के ऊपर वो चलने लग जाती है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं। रतनपुर गांव में बाला अपने परिवार के साथ रहा करता था। वो लोग ज्यादा अमीर नहीं थे और उसका कारण बाला खुद ही था, क्योंकि वो हमेशा आलस करता, जिस वजह से उसकी पत्नी रेखा उससे बहुत ज्यादा परेशान रहती थी। अरे कुछ काम धंधा कर लिया करो, जब देखो तब घर पर ही पड़े रहते हो। हे राम, पता नहीं हमारा पालन पोषण कैसे होगा। अरे क्या तुम भी काम धंधे की बातें करती हो? अभी हमारा गुजारा हो तो रहा है, जब गुजारा नहीं होगा तब मैं काम कर लूंगा। वैसे भी मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं दूसरों के यहाँ पर काम करने जाऊं। तो और क्या करोगे? हम जमींदार तो है नहीं जो पड़े पड़े खाएंगे। आपके बाप दादा कोई राजा महाराजा तो थे नहीं जो वो हमारे लिए कोई खजाना छोड़ गए हो। अरे तुम मेरे दादा परदादा पे मत जाओ, तुम्हें खाने के लिए तो मिल रहा है ना, बस वही काफी है। वैसे भी तुम खाती कितना हो? जितना तुम खाती हो उतना तो तुम्हारे लिए हो ही जाता है। ये सुनकर रेखा वहाँ से बड़बड़ाती हुई चली जाती है। पता नहीं इस आदमी का क्या होगा, मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो इस आदमी से मेरी शादी हो गई। पता नहीं कौन से जन्म का बदला ले रहा है मुझसे। इसके बाद वो कुएं से पानी भरने के लिए चली जाती है, पर वो देखती है कि कुएं पर बहुत भीड़ लगी होती है। तभी वो अपने आप से कुछ कहती है, हे राम, यहाँ तो मेरा नंबर कल तक नहीं आने वाला। गांव में एक ही कुआं है, क्यों ना मैं गांव से बाहर जाकर नदी से ही पानी ले आऊं। वैसे भी वहाँ कौन ही जाता है। और ये कहकर वो नदी पर जाती है। वो जैसे ही अपने पानी के घड़े को नदी में डालती है तो वो सोने का हो जाता है। ये देखकर उसे काफी हैरानी होती है। उसे तो यकीन ही नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। और वो भागते हुए घर पर आ जाती है और अपने पति से कहती है, अरे सुनिए जी, अरे सुन तो लो, अरे इधर तो आओ, देखो, अरे देखो ना, हमारा घड़ा सोने का हो गया है। क्या? ये तुम क्या चिल्ला रही हो? सोने का घड़ा? पर ये आया कहाँ से? अरे हमारे गांव के बाहर जो नदी है ना, वहीं से मैं पानी भरने गई थी। जैसे ही मैंने मिट्टी का घड़ा पानी में डाला तो वो सोने का हो गया। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। क्या तुम ठीक कह रही हो? चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और इसके बाद वो दोनों दूसरा घड़ा ले जाते हैं और वो जैसे ही उस घड़े को पानी में डालते हैं वो भी सोने का हो जाता है। ये देखकर बाला बहुत खुश होता है और कहता है, अब तो मजा आ जाएगा, अब तो मुझे कभी भी काम नहीं करना पड़ेगा, अब तो मैं आराम से लेटे लेटे खा सकता हूँ। हे भगवान, तूने मेरी सुन ली। जय हो, जय हो, जय हो, तेरी जय हो भगवान। और इसके बाद वो दोनों घर पर आ जाते हैं। उन लोगों का गुजारा काफी अच्छे तरीके से हो रहा था। जब ये चीज गांव वाले देखते हैं तो वो रेखा से कहते हैं, अरे रेखा, तू तो पहले बहुत गरीब थी, आखिर तेरी अमीरी का राज क्या है? हमें भी तो बताओ। क्यों नहीं, जब मैं अपना भला कर सकती हूँ तो तुम लोगों का क्यों ना करूँगी। गांव के बाहर जो नदी है ना, वो जादुई है। अगर तुम उसमें मिट्टी का घड़ा डालोगी तो वो सोने का हो जाएगा। क्या? ये तू क्या कह रही है? मैं सच कह रही हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो खुद जाकर देख लो। ये सुनकर सारे गांव वाले नदी के पास पहुंच जाते हैं और एक एक करके अपना मिट्टी का घड़ा उसमें डालने लगते हैं। पर वो जैसे ही अपना घड़ा पानी में डालते हैं वो पानी बह जाता है, यानी कि उनका घड़ा सोने का हो ही नहीं पाता है। ये देखकर सभी रेखा के घर पहुंच जाते हैं। रेखा, ओ रेखा, हमें बड़ा बेवकूफ बनाया तूने। क्या हुआ? तुम सभी इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? तू तो कह रही थी कि गांव के बाहर जो नदी है वो जादुई है, पर जब हमने घड़े डाले तो हमारे सारे घड़े बेकार हो गए। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हमने तो अपने घड़े सोने के किए थे। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और ये कहकर वो एक घड़ा नदी पर ले जाती है और जैसे ही उस घड़े को वो नदी में डालती है तो वो घड़ा भी बह जाता है। ये देखकर वो काफी हैरान हो जाती है। अरे कल तक तो ऐसा कुछ नहीं था, ये कैसे हो गया? कल तक तो ये नदी सोने का घड़ा बना रही थी,
तो फिर आज मिट्टी का कैसे? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तुझे समझ नहीं आ रहा? तू हमें बेवकूफ बना रही है, समझी? ऐसा कुछ भी नहीं होता। तूने जरूर कुछ ना कुछ घपला किया होगा, इसलिए मन गढ़ंत कहानियां बना रही है। अरे नहीं नहीं, ये नदी जादुई थी। अच्छा, ऐसी बात है, चलो इसे नदी में ही फेंक देते हैं, जिससे पता लग जाएगा ये नदी कितनी जादुई है। और इसके बाद सभी लोग मिलकर रेखा को उठाकर उसे नदी में फेंक देते हैं। पर रेखा तो नदी में डूबती ही नहीं, बल्कि नदी के ऊपर वो चलने लग जाती है। ये देखकर सभी बहुत हैरान होते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर कोई पानी पर कैसे चल सकता है। तभी रेखा देखती है कि उसके कपड़े सोने के हो गए हैं। ये देखकर वो काफी खुश हो जाती है और खुश होकर कहती है, मैंने कहा था ना, ये नदी जादुई है, पर तुम लोगों ने मेरी बात ही ना मानी। अब खुद ही देख लो, देखो देखो मेरे सारे कपड़े सोने के हो गए हैं। और इसके बाद में रेखा नदी से निकल जाती है और अपने घर चली जाती है। सीमा भी सभी से कहती है, हाँ भाइयों, रेखा एकदम ठीक कह रही थी। चलो बहनों, नदी में कूद जाओ, जिससे हम सभी सोने के हो जाएं। और ये कहकर वो सब भी नदी में कूद जाते हैं, जिनसे वो सोने के तो नहीं होते, बल्कि उल्टे सभी गीले हो जाते हैं और उनके ऊपर काफी कीचड़ भी लग जाता है। ये देखकर वो सभी हैरान हो जाते हैं और भागकर नदी से बाहर आ जाते हैं। वहीं अब रेखा बहुत खुश थी। रामपुर गांव में पिंकी अकेली अपने पिता राकेश के साथ रहती थी। पिंकी की मां की मौत तो बहुत साल पहले ही हो चुकी थी। 13 साल की पिंकी बहुत ही चुलबुली और होनहार स्टूडेंट थी। स्कूल में वो सभी टीचर्स की चहेती थी। इसी बात से सभी क्लास के बच्चे उससे जलते थे। पिंकी इतनी होनहार थी कि टीचर्स के सवाल पूछने से पहले ही वो जवाब दे दिया करती थी। और मीना मैडम की तो वो सबसे ज्यादा चहेती थी। मीना मैडम साइंस टीचर थी, वो साइंस पढ़ाती थी। एक दिन जब पिंकी स्कूल से घर वापस आती है तो वो देखती है कि उसके बाबा रसोई में खाना बना रहे हैं और वो अपने बाबा से कहने लगती है, बाबा आप कितना काम करते हैं ना, घर और खेती कितने अच्छे से संभालते हो, और माँ के जाने के बाद आपने कभी भी मुझे माँ की कमी महसूस होने नहीं दी। कितने अच्छे से सब कुछ कर लेते हो, खुद चाहे कितने भी दुखी हो, पर मुझे कभी महसूस नहीं होने देते। ओ मेरे बाबा, आप कितने अच्छे हैं, दुनिया में सबसे अच्छे बाबा हो मेरे। और फिर कहने लगती है, बाबा जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना, फिर मैं सब काम करूंगी और पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बन जाऊंगी, फिर आपको कोई काम नहीं करने दूंगी। ये सुनकर राकेश हंसने लगा। अरे रे रे रे, मेरी ऑफिसर बिटिया इतनी बड़ी हो गई है कि अब मेरे बारे में भी सोचने लगी है। फिर राकेश पिंकी से कहने लगा, चलो अब मैं खाना परोस कर ले आता हूँ, तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, चलो खाना खा लो। उसके बाद फिर वो दोनों खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद पिंकी अपने कमरे में सोने चली जाती है। अगली सुबह पिंकी अभी नींद में ही थी कि उसको पेट में हल्का सा दर्द महसूस हुआ। साथ में उसको ऐसा लगा जैसे बेडशीट भी गीली सी हो गई हो। पिंकी करहा उठी। जैसे ही उसने बेड पर देखा जहां वो सो रही थी, उस जगह पर लाल रंग का लिक्विड सा फैला हुआ था। पिंकी देखकर घबरा जाती है। हे भगवान, ये क्या है? अब मैं क्या करूं? बाबा क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, इसके बारे में बाबा को पता नहीं चलना चाहिए। और पिंकी बेडशीट को उठाकर छुपा देती है और साथ में एक कपड़ा लेकर बाथरूम में चली जाती है। उसके बाद पिंकी स्कूल निकल जाती है और उसको असहज सा महसूस होने लगता है। हाय भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। क्लास खत्म होने के बाद पिंकी जैसे ही अपनी सीट से उठती है तो उसको देखकर पूरी क्लास आपस में बातें करने लगती है और सभी उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं, क्योंकि उसकी सीट और उसके कपड़ों पर लाल रंग का दाग लगा हुआ था। तभी उसमें से एक राहुल नाम का लड़का उठकर बोलने लगता है, देखिए मीना मैडम, आपकी होनहार और चहेती स्टूडेंट कितनी गंदी है, उसके कपड़ों पर दाग लगा है। तभी लता नाम की एक लड़की कहने लगती है, हाँ हाँ मैडम, राहुल ठीक कह रहा है, देखो तो
कितनी बेशर्म है पिंकी। और फिर पूरी क्लास पिंकी पे हंसने लगती है। पिंकी क्लास छोड़ के भाग जाती है, पर पिंकी जहां जहां जाती है सब उस पे हंसने लगते हैं और पिंकी सोचती है, हे भगवान, मैं कहाँ जाऊं, कहाँ जाकर छुपूं? तभी पिंकी जाकर स्कूल ग्राउंड में झाड़ियों के पीछे छिप जाती है। तभी मीना मैडम पिंकी को ढूंढते ढूंढते वहां आ जाती है और पिंकी से कहने लगती है, पिंकी, बाहर आओ बेटा, तुम यहाँ क्यों छुपी हो? पर पिंकी बाहर आने से इनकार कर देती है। नहीं मैडम, मैं बाहर नहीं आऊंगी, सभी मुझ पे हंस रहे हैं, मैं बहुत गंदी हूँ। फिर मीना मैडम उसे समझाते हुए कहती हैं, नहीं बेटा, तुम गंदी नहीं हो, पर क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है? क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें इस बारे में कभी नहीं बताया? पिंकी मैडम को बताती है, मेरी माँ नहीं है, मेरे घर में बस मेरे बाबा ही हैं। पिंकी रोते हुए मैडम से कहती है, मैडम, मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। तभी मीना उससे कहती है, तुम्हारी समस्या का समाधान मेरे पास है, ये लो बेटा, ये तुम्हारे काम आएगा। मैडम, ये क्या है? बेटा, ये सैनिटरी पैड है, तुम्हें शर्मिंदा होने की या छुपने की कोई जरूरत नहीं है। और मैडम पिंकी से कहती हैं, बेटा, अब तुम इसके लिए तैयार हो जाओ, ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, इससे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, इसे माहवारी कहते हैं, ये तुम्हें हर महीने होगा और होना भी चाहिए। इसके बाद मैडम पिंकी को पूरे क्लास के सामने ले जाती हैं और पूरे क्लास में इसके बारे में बताती हैं। पिंकी को शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही वो गंदी है। पिंकी के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसे माहवारी या पीरियड्स कहते हैं, जो कि हर लड़की को होता है। पिंकी का ये पहला माहवारी है, इसलिए उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था, पर अब मैंने उसे समझा दिया है। आगे मैडम कहती हैं कि पिंकी के साथ साथ तुम सब हंसने वालों को भी इस बारे में पता होना चाहिए। माहवारी महिलाओं में होने वाली एक प्राकृतिक क्रिया है। माहवारी हर महीने में एक बार आती है, जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है। जब एक लड़की का शरीर मैच्योर होता है तो उसके शरीर में कई तरह के हार्मोनल बदलाव आते हैं और उन्हीं में से एक माहवारी या पीरियड्स का आना है, जिस पर हंसने और शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। मीना मैडम की बातों से पिंकी खुश थी और लड़की होने पर गर्व महसूस कर रही थी। यदि आप ऐसी कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सारी नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें।